नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मलिक है और आज अपनी इंग्लिश की चौथी क्लास है। जैसा कि आपको याद है कि ग्रामर का चैप्टर चला हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके अंदर हमने अपनी पिछली 3 क्लासों के अंदर अपने 13 रूल कर लिए हैं। जिस भी साथी ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उन क्लास को देख सकता है। और जो भी साथी हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमने एक टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर हम फ्री नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो जिस भी साथी ने अब तक टेलीग्राम का चैनल फॉलो नहीं किया है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को जाके फॉलो करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है और कमेंट के अंदर भी पिन किया हुआ है। तो चलो करते हैं आज की क्लास शुरू। अगला अपनी वोकैब के अंदर वर्ड है कन्फिस्केट, जिसका मतलब होता है जब्त करना या सीज करना। इसको कैसे याद करेंगे? कौन फीस कैट के पास जमा नहीं कराया उसका सामान सीज करो। समझ गए? कन्फिस्केट हो गया सीज करना और जब्त करना। ऐसे ही अगला वर्ड है डोलफुल, जिसका मतलब होता है दुखी और मोर्नफुल। इसकी ट्रिक क्या होगी? देखो, डोलफुल से बन जाएगा डोली और फूल से बन जाएगा फूल, मतलब फ्लावर। तो कैसे लिखेंगे? डोली को फूल दे दो नहीं तो मोर्नफुल हो जाएगी, मतलब कि दुखी हो जाएगी। अगर मान लो डोली को फूल नहीं दोगे तो वो दुखी हो जाओगी ना। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो आप। अगला वर्ड है होर्ड। होर्ड का मतलब होता है जमा करना, यानी कि स्टोर करना। देखो, होर्ड से एक वर्ड बन रहा है हिंदी का होर्ड, मतलब होर्ड एक टाइप से प्रतिस्पर्धा नहीं बोलते हैं भाई, दौड़ लगा लो या कंपटीशन समझ लो। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, सारे नेताओं में धन को स्टोर करने की होड़ लगी है। आ रही है ना इस वर्ड में, इस वर्ड का थोड़ी साउंड आ रही है ना, होड़ होड़। तो यहाँ से बन गया सारे नेताओं में धन को स्टोर करने की होड़ लगी है। तो जैसे आपको वर्ड दिखेगा होड़, आपके दिमाग में ये होड़ आएगी कि भाई धन को जमा करने की होड़ लगी है। जमा करना मतलब स्टोर करना, तो यहाँ से इसका मतलब हो जाएगा स्टोर करना या जमा करना। अगला वर्ड है कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब होता है गुस्सेल, हॉट एडिड है, शॉर्ट टेम्पर भी बोल सकते हैं इसको, जिसको गुस्सा आ जाए। तो देखो, कोलेरिक से बन सकता है क्लर्क। क्लर्क कहाँ होते हैं? होते तो सभी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बैंक के क्लर्क होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं। कुछ भी काम बता दें उनको छोड़ जा रहे हैं। तो उसको ऐसे याद कर सकते हो, बैंक का क्लर्क बहुत गुस्सेल है, बात बात पर गुस्सा करता है। कोलेरिक से बन गया क्लर्क, और इससे ये लाइन बन जाएगी, बैंक का क्लर्क बहुत गुस्सेल है, बात बात पर गुस्सा करता है। तो यहाँ से अपना गुस्सेल हो गया, हॉट हेडेड हो गया। अपना आज का लास्ट वर्ड है बरसर्क। बरसर्क होता है गुस्सा, इनसेन। तो बरसर्क, पर से यहाँ पे देखो बन सकता है, थोड़ा वर्ड बन जाएगा सर, और सर्क से मतलब सरकना। तो क्या ट्रिक बन सकती है? सर से चुन्नी सरकते ही वो गुस्सा हो गया। बर सर्क, सर से सरक। समझ गए ना, वर्ड बन गया ना, सर और सरक। तो लाइन बना दी हमने, सर से चुन्नी सरकते ही वो गुस्सा हो गया। जैसे गांव में होता है ना कि वो मान लो बहू की चुन्नी सरक जैसा सु गुस्सा हो जाया अगर है, तो मुंह ढक ले, घूंघट कर ले। तो उस टाइप का ट्रिक बना के याद कर लो, सर से चुन्नी सरकते ही वो गुस्सा हो गया। तो यहाँ से बरसर का हो जाएगा गुस्सा होना, इंसेन। इंसेन पागल भी बोलते हैं इंसान को, और जो उल्टी हरकत करा उसने इंसेन भी बोल दिया रहा है। इंसेन गुस्सा भी होता है। कई वर्ड होते हैं, मतलब सेंटेंस क्या होता है कि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। वो सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से उस वर्ड को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंसेन पागल नहीं मानना आपको, यहाँ पे इंसेन का मतलब गुस्सा। अब जो अपना टॉपिक चला हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसके अंदर अपना अगला रूल करते हैं, रूल नंबर 14। जिस साथी ने पहले वाले रूल नहीं देखे, हमने 3 क्लास ली, 3 क्लास के अंदर 13 रूल कर लिए हैं, वो अपने पहले वाली वीडियो जाके देख सकता है। आफ्टर हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, एटसेट्रा, इफ नाउन इज काउंटेबल इट इज ऑलवेज प्लूरल नाउन एंड आल्सो द वर्ब इज प्लूरल। क्या करना चाह रहा है कि मतलब ये वर्ड आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, तो इसके बाद अगर नाउन आए और ये नाउन अगर काउंटेबल हो तो ये नाउन हमेशा प्लूरल नाउन होगा, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। अब बहुत सारे पूछेंगे भाई नाउन काउंटेबल कैसे? देख, एक तो वर्ड से पता चल रहा है कि काउंटेबल जिसको हम गिन सके हैं। नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं,
अब कोई भी नाउन जो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकें, अगर वो आए इन वर्ड्स के बाद, तो वो हमेशा प्लूरल आएगा। ये रूल याद कर लो। अगर नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल होएगी। एग्जांपल देखो, हाफ ऑफ, देखा आ गया ना, हाफ ऑफ द वर्कर्स। वर्कर क्या होते हैं? वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, एक टाइप से काम करने वाले ही। अब उनको हम गिन सकते हैं, मान लो 10 वर्कर हैं, 20 वर्कर हैं, तो काउंटेबल हो गया ना। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल करेंगे, प्लूरल हो गया, वर्कर्स हो गया, बहुत सारे हो गए। तो क्या वर्ब प्लूरल आएगी अपनी, आर आ जाएगा यहाँ पे, आर आ गया। समझ गए ना? अगर ये वर्ड आ जाए, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, फिफ्थ ऑफ, इस टाइप से कुछ भी वर्ड आ जाए, उसके बाद अगर नाउन काउंटेबल है, तो ये नाउन हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, वर्कर नहीं आएगा, यहाँ पे वर्कर्स आएगा। अगर नाउन प्लूरल है तो इसके बेस पे यहाँ पे वर्ब जो हो वो भी प्लूरल आ जाएगी, तो अपना आर आ गया। आगे देखो, ये तो था कि भाई इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल होगा, लेकिन अगर इन वर्ड्स के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ये आपको नाउन के चैप्टर में बताया भी जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नाउन का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर अच्छे से बताएंगे आपको कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। जैसे फर्नीचर है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, वो उसको अंदर बताएंगे आपको। अभी आप रूल याद कर लो। इफ नाउन इज अनकाउंटेबल, नाउन ऑलवेज सिंगुलर एंड द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन आ जाए, अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा। अगर नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, सिंपल है। देखो एग्जांपल, थ्री फोर्थ ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी होती है बहुमत। अब मेजोरिटी को हम गिन तो सकते नहीं, तो मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो क्या है, वर्ब जो सिंगुलर आएगी अपनी, इसके बेस पे सिंगुलर क्या आएगी, हैज आ जाएगा। जब आपको ये रूल अच्छे से याद हो जाएंगे ना, तो आप इजिली सभी क्वेश्चन कर पाओगे। स्पॉट द एरर आए, फिल इन द ब्लैंक आए, कुछ भी आए इंग्लिश के, आप आराम से कर लोगे। मेन क्या, आपको इनको एक बार रूल्स को याद करना है, उसके साथ एक एग्जांपल करके देख लो। अगले रूल के अंदर चलते हैं। आफ्टर मोर देन वन देर इज ऑलवेज ए सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। क्या करना चाह रहा है कि जब भी सेंटेंस के अंदर मोर देन वन आएगा ना, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। अट्टा मार लो इस चीज का, याद कर लो कभी। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो, मोर देन वन आ गया ना, मोर देन वन, तो क्या था, सिंगुलर नाउन आएगा, होल आ गया, एक आल की बात हो रही है, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब क्या आएगी इसके बेस पे, सिंगुलर आएगी। आर और इज में से क्या आएगा, इज आ जाएगा, इज सिंगुलर होती है। मोर देन वन होल इज बुक्ड, सिंगुलर नाउन था, वर्ब सिंगुलर होगी। इसी रूल के अंदर एक रूल और है, आफ्टर मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। डिफरेंस देखो, यहाँ तो ये इकट्ठे हैं, मोर देन वन है, लेकिन इसमें क्या है, मोर के बाद प्लूरल नाउन आ जाए, उसके बाद देन वन आए, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। डिफरेंस समझ गए ना? एक तो लगातार आ जाओ, मोर देन वन नाउन आ जा, तो जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर मोर, मोर तो कई की बात होगी ना, तो इसके साथ तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ मोर देन वन था, एक से ज्यादा, एक के बेस पे आएगा ना नाउन, तो एक के लिए नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर के लिए नाउन आएगा, मोर नाउन, तो मोर के लिए नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, मोर तो प्लूरल है। देन वन, तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब आएगी अपने इसके बेस पे, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, मोर होल्स देन वन डैश बुक्ड इज और आर। अब क्या था, मोर के बेस पे नाउन आया, मोर के साथ है, तो मोर प्लूरल है, तो नाउन भी प्लूरल हो जाएगा अपना। अब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, तो अपना आर आ जाएगा। मतलब एक रूल के अंदर दो रूल हो गए अपने, सेम इसके अंदर एक ही के अंदर दो रूल हो गए, तो आपको ये रूल याद करने हैं। चलते हैं अगले रूल के अंदर। इस चैप्टर के अंदर अपना 16वां रूल है,
देयर इट प्लस वर्ब आ जाए प्लस सब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट हो लास्ट में। मतलब ये सेंटेंस का फॉर्म दिखा रहा है कि हमें स्टार्टिंग देयर और इट से हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। तो क्या होगा, ऐसे वाक्य में वर्ब जो है देयर और इट के बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। यह बात ध्यान रखनी है कि जैसे सेंटेंस के अंदर ये आ जाए, देयर इट आ जाए, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो जो ये वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के बेस पे डिपेंड करेगी, क्या आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल देखो, देयर डैश ए टाइगर इन द विलेज, वाज या वर। अब रूल क्या कहता है, देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगी, ये बात है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, ए टाइगर, मतलब एक बाघ। तो एक टाइगर है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर क्या, वाज हो जाएगा, देयर वाज हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, देयर डैश टू टाइगर्स इन द विलेज, देयर आ गया, डैश वर्ब आएगी यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया टू टाइगर्स। दो टाइगर हो गए, एक से ज्यादा है तो प्लूरल आएगा ना, तो वर आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज समझ गए ना कि देर और इट हो, इसके बाद वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो जो वर्ब है वो डिपेंड करेगी सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सिंपल रूल आसानी से याद हो जाएगा। अगला रूल है नंबर प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मतलब कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब जो सिंगुलर आएगी। लेकिन कंडीशन है कब आएगी, जब जो ये नंबर है कोई एक अमाउंट के बारे में बताए, सर्टेन अमाउंट, मतलब कोई इकट्ठी अमाउंट बताए, या इकट्ठा डिस्टेंस बताए, या वेट बताए इकट्ठा। तो क्या है कि इस नंबर को एक यूनिट माना जाएगा, और एक यूनिट के लिए क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आती है। इसलिए ऐसे रूल के अंदर सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो एग्जांपल, 20 किलोमीटर्स डैश इज ओब्लिक आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। 20 हो गया अपना नंबर, इसके बाद क्या है, किलोमीटर्स हो गया ना, प्लूरल नाउन हो गया। अब वर्ब क्या है, इसके साथ सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर क्यों आई, क्योंकि 20 किलोमीटर्स मतलब ये 20 किलोमीटर को बता रहा है। इसने 20 किलोमीटर को इकट्ठा मान रखा है कि जो 20 किलोमीटर होते हैं वो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। अब इसने इसको एक समूह मानना है, मतलब एक यूनिट मान लिया, 20 किलोमीटर को एक चीज मान ली। अब एक चीज के लिए क्या वर्ब सिंगुलर आएगी, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी अपनी इज। ये नहीं है कि 20 किलोमीटर्स दिखा आपने भाई, ये तो बहुवचन हो गया तो आ जाएगा, नहीं। 20 किलोमीटर्स को एक यूनिट माना है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगी, लॉन्ग डिस्टेंस। अगला एग्जाम्पल देखो, 83 रुपीज इज ओब्लिक आर टू मच फॉर मी टू पे। मतलब कि 83 रुपये मेरे लिए बहुत ज्यादा है अदा करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, कोई आदमी बता रहा है बात है कि उसके लिए 83 रुपये बहुत ज्यादा है अदा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 83 रुपये वैसे तो प्लूरल है, 1 रुपये ज्यादा होगा ना, लेकिन यहाँ पे 83 रुपये को उसने एक अमाउंट मानना है, सर्टेन अमाउंट, जो मैंने पढ़ा था। कुछ भी हो उसका यहाँ पे, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, कुछ भी उसका है। लेकिन अगर ये एक अमाउंट मानी जाएगी ना, तो वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे ये जा गया। अब देखो, उसका कि कंफ्यूज हो गया हो, एक अगला एग्जाम्पल देखो, आपका क्लियर हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल इसके जैसा, 83 रुपीज इज ओब्लिक आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज बॉयज। मतलब कि 83 रुपीज को हमें बांटना है इन बच्चों के बीच। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या था, 83 रुपये एक ही आदमी को पे करने थे, तो एक सर्टेन अमाउंट थी, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब किया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 83 रुपीज को हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों के बीच, थोड़े थोड़े करके देंगे। तो वो एक अमाउंट नहीं रही ना, वो तो कई अमाउंट बन गई। यहाँ तो एक आदमी के पास थे सारे, तो एक यूनिट थी वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बहुत सारे बच्चों के बीच बांट दी, तो अलग अलग यूनिट बन गई, कई यूनिट हो गई। कई यूनिट है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, इसमें आ जाएगा। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अगर एक सर्टेन डिस्टेंस माना जाए, सर्टेन अमाउंट मानी जाए, या सर्टेन वेट हो, मतलब एक चीज बताइए कोई मिल्क के, ये सारे मिलकर अगर एक यूनिट दिखाएंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर ये चीज हमें अलग अलग चीज दिखाएगी तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये डिफरेंस इसके बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, अच्छे से कर लेना इसको। अगले रूल में चलते हैं। इफ हु विच दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिलेटिव प्रोनाउन।
देन द वर्ब डिपेंड्स ऑन द एंटीसीडेंट। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हु विच डेट है, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा ना कि जो संबंध दिखाए दो सेंटेंस का एक दूसरे के साथ है, तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो जो वर्ब है वो एंटीसीडेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अब कई पूछेंगे एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट वो वर्ड होते हैं जो किसी भी पर्सन को या थिंग को रेफर बैक करें। मतलब मान लो स्टार्टिंग में हमने किसी की बात कही है और उसके बाद एंटीसीडेंट आ जाए, तो एंटीसीडेंट दोबारा फिर उसी व्यक्ति की बात करेगा। देखो लिखा हुआ है पर्सन और थिंग दैट द प्रोनाउन रेफर्स बैक टू, मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में प्रोनाउन दोबारा से बात करे। एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। आई कोमा हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गया और एंटीसीडेंट भी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आई मैं हु जो, यहाँ पे देखो हु क्या है, इसकी बात कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो आई हु डैश ए डॉक्टर, मतलब कि मैं जो एक डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं, मतलब मैं जो एक चिकित्सक हूं, मतलब हु आई की तो बात करें ना, मैं जो, मतलब इस जो क्या है इसके ऊपर जोर दे रहा है, तो आई यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया। डैश ए डॉक्टर प्रैक्टिस हेयर, तो जो वर्ब आएगी वो किसके बेस पर आएगी, एंटीसीडेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। एंटीसीडेंट किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है, तो वर्ब इसके हिसाब से आएगी। तो वर्ब अपनी एम आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आई के साथ मैंने पढ़ा ना एम आती है वर्ब में, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। समझ गए, दोबारा दोबारा बताता हूँ आपको। इफ हु विच दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये तीन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करे जाएं, तो जो वर्ब है डिपेंड करेगी एंटीसीडेंट के ऊपर। एंटीसीडेंट मतलब वे प्रोनाउन जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए हमें। यहाँ पे हु क्या था, आई के बारे में बता रहे थे ना कि आई वो है जो डॉक्टर है, तो आई के हिसाब से वर्ब आ गई। अगला एग्जांपल देखो, द मैन हु डैश प्रेजेंट हेयर डिड नॉट वोट। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, इज लिख दिया, लास्ट में लिख दिया फाइंड द एरर। एग्जाम के अंदर कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो गलत भी लिख सके ठीक भी लिख सके है। अब फाइंड द एरर का मतलब इसमें एरर है कुछ, हमें वो एरर पता करना है। कैसे होगा देखो, द मैन एम ई एन है, ध्यान देने की बात है, एम ई एन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसके बाद हु आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो क्या है, वर्ब जो है एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगी। एंटीसीडेंट क्या है, जिसके बारे में ये बताते हैं, ये किसके बारे में बता रहे हैं, मैन के बारे में बता रहे हैं। और मैन जो प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आ जाएगी। यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आर आएगा। एक बार दोबारा पढ़ोगे आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिस भी साथी का डाउट हो वो क्या करिए, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सके है, मैं आपका डाउट जो भी क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा जिस भी साथी ने अब तक टेलीग्राम चैनल अपना फॉलो नहीं कराया है, तो वो टेलीग्राम को फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। जो जैसे हम काम कर रहे हैं ना, इसके नोट्स इसके अंदर डालता हूँ पीडीएफ बना के, तो आप क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो या उससे दोबारा पढ़ भी सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको गाइड भी किया जाता है टाइम टू टाइम, जो भी नई चीज़ आवा है, कोई भी नई भर्ती आओगी, सरकार की कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आवे, सब कुछ बताई जाए यहाँ पे, ठीक है। तो जिसने अब तक फॉलो नहीं किया वो टेलीग्राम को फॉलो कर लो। आगे चलते हैं। इस चैप्टर का अपना लास्ट रूल है, रूल नंबर 19। जो स्टार लगाया हुआ मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इन सर्टेन केस लाइक अनफिल्ड विश, मतलब जो जो इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई हो, अधूरी इच्छा, ठीक है। कंडीशन कोई स्थिति हो, डिजायर हो, कोई चाहत हो हमारी, तो वर्ड्स लाइक इफ, ये लाइक सॉरी, वर्ड्स लाइक इफ, एज इफ, आई विश, ये आ जाए तो हम वर्ड यूज करेंगे। सिंपल सा है। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, किसी सेंटेंस के अंदर बोलने वाले की अधूरी इच्छा दिखे, कोई कंडीशन हो, उसकी चाहत हो, और उसके अंदर ये तीन वर्ड आ जाएं, इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, आई विश आ जाए, तो वर्ब हमेशा वर आएगी। आंख में कवर लगा दियो, इंपॉर्टेंट रूल क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई विश आई डैश एन एंजल, वाज और वर क्या आएगा, इसने इच्छा दिखाई है ना सब यहाँ पे कि काश मैं कोई एंजल होता,
तो वर आ जाएगा यहाँ पे। अधूरी इच्छा है ना उसकी, पूरी नहीं हुई। सेम अगला है, इफ आई वॉज यू, ये इसके पार्ट बना दिए। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है, फाइंड द एरर। तो मैं 4 पार्ट दिए हुए, ए बी सी डी, एरर निकालना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। तो अपना लास्ट का एग्जाम्पल है, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वर्कर्स से रिक्वेस्ट करता कार्य को पूरा करने के लिए। इसके अंदर हमें एरर पता करना है, और एरर हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें रूल्स का पता होगा। अभी हमने रूल किया ना, अभी हमने रूल किया था कि अगर कोई अनफिल्ड विश हो, कंडीशन हो, डिजायर हो, और इफ एज इफ आई विश जैसे वर्ड हो, तो हम वर्क का यूज करेंगे। इसके अंदर देखो क्या है, इफ आई वॉज यू, मतलब एक इच्छा तो दिखा रहा है ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर देता। डिजायर होगी ना उसकी, एक या विश होगी उसकी, विश समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, वाज की जगह पे वर आ जाएगा, सिंपल है। ए के अंदर अपना एरर है। तो दोस्तों ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर 19 रूल बताए आपको इंपॉर्टेंट जो है। आपको क्या करना है कि सभी रूल को 2-3 बार याद करना है। एक दिन में क्लास लेके आऊंगा, इसके आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा सभी रूल से रिलेटेड, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे आर्टिकल का, एक ही क्लास के अंदर पूरा कर लेंगे उसको। जिस भी साथी ने अब तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। इसके अलावा जिस भी साथी ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, नमस्कार।